हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज से दोस्तों हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, हिंदी टेस्ट सीरीज, जिसका हमारा ये आज पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी दोस्तों हिंदी टेस्ट सीरीज शुरू करने के लिए, इसीलिए ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। और ये सीरीज आगे चलेगी या नहीं चलेगी, ये आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग वीडियोज़ को सपोर्ट करते हैं, चैनल आपके रिव्यूज अच्छे आते हैं, तो ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी दोस्तों, वरना फिर इस सीरीज को बंद भी करना पड़ सकता है। तो इसके आगे के पार्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं या कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस वीडियो में भी हम दोस्तों उत्तराखंड की सीरीज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उन 10 प्रश्नों का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे कि उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों आप ये 10 क्वेश्चन आप देखिएगा, सभी जो ये प्रश्न है प्रीवियसली उत्तराखंड के एग्जाम में आ चुके हैं। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पेपर सेकंड शिफ्ट के ये 10 प्रश्न हैं हिंदी के। और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी करते हैं, किसी भी फॉर्म की तैयारी करते हैं, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ का ग्रुप सी का पैटर्न पता रहना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और आगे आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्टार्टिंग के दोस्तों 4 से 5 पार्टों में हम हिंदी के जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उत्तराखंड में हिंदी के, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हम अपने क्वेश्चंस बनाएंगे हिंदी से संबंधित। लेकिन अपने क्वेश्चंस से पहले दोस्तों हम एक बार पैटर्न जान लेते हैं कि कैसे प्रश्न उत्तराखंड में पूछे जाते रहे हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है, अपने कमेंट्स आप लोगों को जरूर बताने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि इस वीडियो को या इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जा सके। तो आज है हमारा हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट फर्स्ट। और आपका पहला प्रश्न है कि आपका बंटी किस विधा की रचना है। कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है। और दोस्तों बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है क्या आपका बंटी। किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है दोस्तों क्या आपका बंटी। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया कि आपका बंटी किसका उपन्यास है। मन्नू भंडारी जी का ये उपन्यास है। अब जो ये दोस्तों आपका बंटी उपन्यास है ना, यह एक बाल मनोवैज्ञानिक टाइप का उपन्यास है, क्योंकि इस उपन्यास में बंटी नाम का एक लड़का होता है, उसके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं, उनकी माताजी भी दूसरी शादी कर लेती है, और उसके बाद में बंटी का जो दिमाग का लेवल है या बंटी की जो पारिवारिक स्थिति या बंटी का जो सोचने का तरीका है, वह इस रचना में बताया गया है आपका बंटी उपन्यास में। एक क्या है, मनोवैज्ञानिक या बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में भी इसे जाना जाता है। 1971 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसमें क्या होता है दोस्तों, मेनली बंटी की माता होती है सगुन, ये भी दूसरी शादी कर लेती है। बंटी के पिता होते हैं अजय, ये भी दूसरी शादी कर लेते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं कि बंटी मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचता है कि यार मेरी माता मेरे साथ नहीं है, मेरे पिता मेरे साथ नहीं है। इस टाइप से ये पूरी कहानी घूमती रहती है आपका बंटी उपन्यास के अंतर्गत। अब थोड़ा सा दोस्तों देखिए, आपका बंटी उपन्यास है, किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। तो मन्नू भंडारी जी के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट और जान लेते हैं। मन्नू भंडारी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? ये था महेंद्र कुमारी। महेंद्र कुमारी इनका पूरा नाम था। और इनका जन्म 1931 में या 3 अप्रैल 1931 को भानुपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके माताजी का नाम था अनूप कुमारी और इनके पिताजी का नाम था सुख संपत राय जी। ये दोस्तों साठोत्तरी कथाकार के रूप में भी मन्नू भंडारी को ही जाना जाता है। क्या साठोत्तरी कथाकार के रूप में भी मन्नू भंडारी जी को ही जाना जाता है। अब मन्नू भंडारी जी की कुछ अन्य उपन्यास है दोस्तों। आपका बंटी तो प्रसिद्ध है, इसी के साथ साथ में क्या महाभोज उपन्यास, महाभोज ये भी मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। इसी के साथ में दोस्तों 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान ये उपन्यास भी मन्नू भंडारी जी का है। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है क्या, एक कहानी यह भी। इसी के साथ साथ में दोस्तों इनके कुछ नाटक भी हैं, जैसे कि बिना दीवारों के घर, रजनी दर्पण और महाभोज का नाट्य रूपांतरण। और दोस्तों सन 2008 में मन्नू भंडारी जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। किस रचना के लिए? इनकी जो आत्मकथा है एक कहानी यह भी के लिए इन्हें 2008 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो मन्नू भंडारी जी से या महेंद्र कुमारी से आप इतने पॉइंट फिलहाल डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा, जो कि आपसे एग्जाम में आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकी कई सारी अन्य रचनाएं हैं, जो कि हम धीरे धीरे बात करेंगे। एक इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है यही सच है। क्या? यही सच है, ठीक है। और इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, लेकिन ये अपनी रचनाएं मन्नू नाम से करती थी, इसी कारण इनका नाम हो गया क्या, मन्नू भंडारी, ठीक है। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है दोस्तों क्या, दो कलाकार। दो कलाकार भी इनकी एक काफी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और दोस्तों एक और प्रश्न इनसे संबंधित, इसी आपका बंटी उपन्यास से संबंधित एक प्रश्न यूके ट्रिपल एससी में 2018 में पूछा गया था। और प्रश्न था कि
मन्नू भंडारी जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? वो है आपका बंटी, जो कि कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होता था? धर्मयुग नामक पत्रिका में बतौर धारावाहिक के रूप में यह उपन्यास प्रकाशित होता था। तो यह प्रश्न देखिए 2018 में पूछा गया था कि मन्नू भंडारी जी का प्रसिद्ध उपन्यास किस पत्रिका में बतौर धारावाहिक प्रकाशित होता था? तो धर्मयुग पत्रिका में। किस पत्रिका में दोस्तों? धर्मयुग पत्रिका में। तो देखिए जो क्वेश्चन है ना वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपका बंटी किस विद्या की रचना है? आपका बंटी क्या है? इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का, और मन्नू भंडारी जी के बारे में हमने अन्य फैक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न तो दोस्तों ये फ्री के नंबर देके जाते हैं। देखिए आपको ये वाक्य पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूं। कभी दोस्तों अनेकों और विद्वानों एक साथ आता है? नहीं आता है। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं का क्या मतलब है? बहुत सारे विद्वानों, नहीं ये भी सही नहीं होगा। मैं कई विद्वान जनों से मिला हूं, ये भी सही नहीं होगा। तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। क्या? अनेक विद्वानों से मिला हूं, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा और ये चीजें आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो बहुत सरल प्रश्न है ये, तो कोई भी तुक्का मार के भी इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकता है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। ऑप्शन आप पढ़िए, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, विकारी, अविकारी, या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो उत्पत्ति के आधार पर कहें दोस्तों, या हम उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के हमारे मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम यानी कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत से जो शब्द हूबहू हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद धन भव यानी कि संस्कृत से परिवर्तित होकर भाषा के विकास क्रम के कारण जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होते होते, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश परिवर्तित होते होते हिंदी में हमारे प्रयुक्त होते हुए उनके बोलने का तरीका या लिखने का तरीका बदल जाता है, वह हमारे तद्भव शब्द होते हैं जो तत्सम से परिवर्तित होकर या संस्कृत से परिवर्तित होकर बनते हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द जो देश में ही जन्म लेते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द दोस्तों जो दूसरे देश से भारत में आए हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? विदेशज शब्द। जैसे कि हम कहते हैं अरबी फर्स शब्द, फारसी शब्द, या आप ये कह सकते हैं अंग्रेजी शब्द। ये सभी क्या होते हैं? हमारे विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला आता है हमारा क्या? संकर शब्द। संकर शब्द दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं। तो जैसे कि अरबी फारसी से मिलकर, संस्कृत अंग्रेजी से मिलकर, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर, या हम कहें उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के हमारे मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, और यह प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था। अब देखिए दोस्तों शब्द के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है। तो शब्द के मुख्यतः 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला होता है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है, और दूसरा होता है व्युत्पत्ति, बनावट, रचना या निर्माण के आधार पर। तीसरा होता है रूप, प्रयोग या व्याकरण विवेचन के आधार पर। और चौथा होता है दोस्तों क्या? अर्थ के आधार पर। अब देखिए इन ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा सा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये क्या होता है? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। इसी के साथ में संकर भी होता है। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या विलोम, ये दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। क्या? अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अर्थ के आधार पर। इसी प्रकार से आगे आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये रूप, प्रयोग, व्याकरण विवेचन या रूपांतरण के आधार पर हमारे शब्दों के 2 प्रकार होते हैं मूल्य हमारे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और इसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, ये क्या होते हैं? विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। किसके? विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। अगला आता है हमारा दोस्तों व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या निर्माण के आधार पर। तो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या निर्माण के आधार पर शब्दों के हमारे मुख्यतः 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगऋण शब्द। और इसमें आ जाएगा क्या? योगऋण शब्द। तो प्रश्न काफी सरल था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आपको छांटना था बस तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए नॉर्मली क्या लिखा गया? उत्पत्ति। यार शब्दों की उत्पत्ति कैसी हुई है? देखिए तत्सम जो संस्कृत के समान ही प्रयोग होते हैं, तद्भव संस्कृत से परिवर्तित होकर, देशज जो देश में ही उत्पन्न हुए, विदेशज जो विदेश से उत्पन्न हुए, संकर जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। सरल था यार। उत्पत्ति आपने पढ़ लिया ना, तो उत्पत्ति देखिए एकार्थ शब्द की उत्पत्ति होगी, नहीं होगी। रूढ़ शब्द की उत्पत्ति होगी, नहीं होगी। तत्सम की उत्पत्ति होगी ना, संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, संस्कृत से परिवर्तित हुआ है, देश में ही उत्पन्न हुआ है देशज, विदेश से उत्पन्न हुआ है विदेशज। इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को कर सकते थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों चौथा कि निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए काफी सरल प्रश्न है अभी। सरोज, अम्बुद, नीरज या फिर जलज। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है कौन सा दोस्तों? अम्बुद हमारा यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अम्बुद क्या होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। किसका? बादल का पर्यायवाची होता है। अब बात करते हैं कि कमल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। सरोज,
जलज, नीरज, पंकज, अंबुज। देखिए ये अंबुद है दोस्तों, दो अंबुद। और अगर अंबुज होता तो अंबुज क्या था, कमल का पर्यायवाची था क्या, अंबुज। लेकिन अंबुज किसका होता है, बादल का होता है। इसी के साथ में क्या, वारिद, कज, इंदिवर, राजीव, उत्पुल, ये क्या होते हैं, हमारे कमल के कुछ पर्यायवाची होते हैं। और दोस्तों कमल तो अभी भी इतना इंपोर्टेंट है ना कि 2016 में भी कमल का पर्यायवाची पूछा जाता था और आज तक भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, अरविंद, वारिद, कज, इंदिवर, राजीव, उत्पुल, ये सभी क्या है, हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। जबकि अंबुद किसका है दोस्तों, अंबुद है बादल का पर्यायवाची। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको कमल के पर्यायवाची है ना, तो कमल के पर्यायवाची में लास्ट में जय के स्थान पर अगर आप दय लगा देंगे ना, जय दय, तो वो क्या हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे कि क्या, कमल के पर्यायवाची हमने पढ़ा क्या, पंकज, अगर हम उसमें दय लगा देंगे तो हो जाएगा पंकद। पंकद किसका होता है, बादल का। ठीक है, ऐसे ही अंबुज किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। अगर अंबुज की जगह पे हम लास्ट में जौ की जगह पे दय लगा देंगे तो ये किसका हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो दय लगाकर बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे नीरज है, नीरज किसका है, कमल का पर्यायवाची है। अगर हम जय के स्थान पे दय लगा देंगे, नीरज कर देंगे, तो वो किसका हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वारिद है, वारिज है। ठीक है, तो वारिज के स्थान पे अगर हम दय लगा देंगे, वारिद हो जाएंगे, तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कमल के ही पर्यायवाची में आप धी लगा देते हैं लास्ट में, धी, तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, जैसे जलधि, सरोधि, नीरधि, अंबुधि, ये किसके हो जाते हैं, फिर समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो कमल, बादल और समुद्र, ये तीनों आप एक साथ याद कर सकते हैं। कमल के पर्यायवाची याद रखिए बस, कमल के पर्यायवाची में अगर लास्ट में अगर हम दय लगा देंगे, यानी कि जल देने वाला, दय लगा देंगे तो वो बादल हो जाएगा, और धी लगा देंगे धारण करने वाला, तो वो समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबुद। अंबुज होता है। ठीक है, अंबुज होता है। अंबुद किसका होता है, बादल का होता है। आप लोग डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर संस्मरण के रचनाकार कौन है। और यह प्रश्न तो बहुत फेमस है आयोग का, कि पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के जो रचनाकार है वो है दोस्तों कौन, मनोहर श्याम जोशी जी। अब ये मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म दोस्तों वैसे मूलतः तो 1935 अजमेर में हुआ था, लेकिन इनका मूल संबंध है दोस्तों अल्मोड़ा से माना जाता है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, गद्यकार थे और पटकथा लेखक थे। और आयोग के बहुत ही फेवरेट है कौन, मनोहर श्याम जोशी जी। इनका ही क्या है, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर एक संस्मरण संग्रह है। अब इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्याप्प और कसप उपन्यास किसके हैं, तो क्याप्प और कसप उपन्यास मनोहर श्याम जोशी के ही है। काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया, क्याप्प और कसप उपन्यास किसके हैं, मनोहर श्याम जोशी जी के ही हैं। और इनके क्याप्प उपन्यास के लिए 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सी रचना के लिए, तो क्याप्प उपन्यास के लिए। ठीक है, और इनका एक काफी प्रसिद्ध दोस्तों यात्रा वृत्तांत है, क्या क्या हाल है चीन के, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्या हाल है चीन के, जो यात्रा वृत्तांत है वह किसका है, वो भी दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी का ही है। अब मनोहर श्याम जोशी जी की एक रचना थी दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ी होगी 11th-12th में, क्या, सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग किसका रचना है, या सिल्वर वेडिंग कहानी किसकी है दोस्तों, वो भी किसकी है, मनोहर श्याम जोशी जी की है। और आयोग के द्वारा इसी सिल्वर वेडिंग से प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र कौन से थे। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों, वो है हमारे यशोधर बाबू। आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद है कि यशोधर बाबू पुराने ख्यालातों के आदमी होते हैं, पुराने जमाने के आदमी होते हैं। देखिए इनके बेटे, इनकी पत्नी नई जमाने के आदमी होते हैं, मतलब नई जमाने के होते हैं। और बाद में क्या होता है कि यशोधर बाबू बड़े परेशान रहते हैं अपने परिवार वालों से, उनको कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। यशोधर बाबू सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं, तो किशन दास से वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। किशन दास को ही वो अपना गुरु मित्र भी जानते हैं। ठीक है, और इसी कारण दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी को ना हिंदी धारावाही का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, और आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठ गद्यकार के रूप में भी हमारा मनोहर श्याम जोशी जी को ही जाना जाता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है, हिंदी धारावाहिक के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वह मनोहर श्याम जोशी जी को ही कहा जाता है। इनका एक प्रसिद्ध धारावाहिक था दोस्तों, क्या, हम लोग। यह भी एग्जाम में पूछा गया कि हम लोग धारावाहिक किसका था, या हम लोग किसकी रचना है, तो मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है दोस्तों, क्या, हम लोग। काफी बार एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। 1982 में दोस्तों दूरदर्शन में इनका पहला नाटक यह हम लोग प्रकाशित हुआ था, और काफी पसंद किया था इसे दर्शकों ने। इसी के साथ साथ में इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। उपन्यास है इनका, क्याप्प उपन्यास हो गया, कसप उपन्यास हो गया, कुरु कुरु स्वाहा, हमजाद, कौन हूं मैं, बुनियाद, या टाटा प्रोफेसर, ये इनके क्या है कुछ प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी के साथ साथ में इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं दोस्तों, जैसे कि हरिया हरक्यूलस की हैरानी, बातू बातू में, हमजादा आओ चाँद शहर, भीड़ में खोया हुआ, भ्रष्टाचार, कौन हूं मैं, नेताजी कहीन, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, ये इनकी क्या है कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। और हिंदी धारावाहिक का भीष्म पितामह भी किसे कहा जाता है, वह भी मनोहर श्याम जोशी जी को ही कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने दिनमान और
हिंदुस्तान पत्र के संपादक के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। दिनमान और हिंदुस्तान पत्र के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। नवभारत टाइम्स के संपादक भी रहे थे और दूरदर्शन के निर्देशक भी कुछ समय तक रहे थे। तो प्रश्न इनसे बन सकता है कि मनोहर श्याम जोशी जी ने किस पत्र के संपादक के रूप में कार्य किया था? तो हिंदुस्तान पत्र दिनमान के संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और क्याप्पा और कसब उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मनोहर श्याम जोशी को ही भारतीय सोप ओपेरा का जनक भी कहा जाता है। क्या भारतीय सोप ओपेरा का जनक किसे कहा जाता है? मनोहर श्याम जोशी जी को ही कहा जाता है। फिलहाल इतना ही पॉइंट करते हैं। बताने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलेंगे। अगला हमारा छठा प्रश्न है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? सबसे पहले तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। क्या है? राजभाषा है। और हिंदी राजभाषा की हमारी क्या है? 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। अब ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है दोस्तों? देखिए, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, उसके अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हमारी 18 बोलियां आती हैं। पश्चिमी उपभाषा है, पूर्वी उपभाषा होगी, राजस्थानी होगी, बिहारी होगी और पहाड़ी होगी। अब जो पश्चिमी उपभाषा है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होती है? 5 बोलियां आती है। पश्चिमी में 5 बोलियां आती है। पूर्वी में कितनी बोलियां आती है दोस्तों? पूर्वी में हमारी 3 बोलियां आती हैं, ठीक है। राजस्थानी में 4 बोलियां आती हैं। बिहारी में दोस्तों हमारी 3 बोलियां आती हैं और पहाड़ी हिंदी में भी हमारी कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। और यहीं से आपका ये प्रश्न पूछा गया है कि खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली दोस्तों हिंदी की 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं। और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत दोस्तों जो खड़ी बोली है, यह पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा के रूप में जानी जाती है, या पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। क्या? खड़ी बोली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी हिंदी। अब देखिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? 5 उपबोलियां हैं या 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, और इसी कौरवी को दोस्तों ना खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो खड़ी बोली का ही दूसरा नाम क्या है? कौरवी भी इसे कहा जाता है। क्या? कौरवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की बोली है, बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी की बोली है, कौरवी या खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसी के साथ साथ क्या? ब्रजभाषा और हरियाणवी, ये 5 बोलियां हैं किसकी दोस्तों? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं। याद रखना है, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, ब्रजभाषा और हरियाणवी। और खड़ी बोली को ही कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको के बी एच करके याद सकते हैं। के से कन्नौजी, बी से बुंदेली, अगले के से खड़ी बोली या फिर कौरवी, अगले बी से ब्रज भाषा और एच से हरियाणवी। कब कब है? के बी एच करके भी आप इसे पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियों को याद कर सकते हैं। इसी के तहत दोस्तों हमारी अब पश्चिमी हिंदी का तो ये पार्ट है, इसका आंसर ही हो गया। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की दोस्तों 3 बोलियां हैं। आप इसको नॉर्मली ए बी सी करके याद रख सकते हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां ए बी सी, यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आपसे आप एग्जाम में प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि अवधी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, बघेली किसके अंतर्गत आती है और छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? तो ए बी सी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे राजस्थानी हिंदी के 4 हमारे बोलियां होती हैं। क्या? मेवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी, यानी कि मेवा माल जय मार ऐसे करके आप याद सकते हैं। मेवा यानी कि मेवाड़ी, माल यानी कि मालवी, जय यानी कि जयपुरी और मारवाड़ी मतलब मेवा माल माऊ जय, ऐसे करके आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे बिहारी जो हमारी उपभाषा है, बिहारी उपभाषा की कितनी बोलियां हैं? इसकी भी दोस्तों हमारी 3 उपबोलियां हैं। कौन कौन से? एम बी करके आप याद रख सकते हैं। मैथिली, मगही और भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। और अगली बस्ती है दोस्तों हमारी फेवरेट, क्या? पहाड़ी हिंदी, जो कि हम बोलते हैं। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन से आते हैं? कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ठीक है। कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली ये हमारी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो हो गया हिंदी राजभाषा की 5 उपभाषाओं का और 18 बोलियों का पोस्टमार्टम, ठीक है। और ये सभी एक पॉइंट ये ना सबके सब आप याद रख लीजिएगा। 5 के 5 जो मैंने आपको उपभाषाएं बताई है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, और इसके अंतर्गत जो मैंने 18 बोलियां बताई है ना, इजीली याद कर लीजिएगा दोस्तों। कुछ नहीं है। पश्चिमी में के बी एच, राजस्थानी में मेवा माल जय मार, पूर्वी में ए बी सी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बिहारी में एम बी मैथिली मगही और भोजपुरी, और पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली KGN, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। सरल है। और यहां से आपका एक प्रश्न ना आने वाले एग्जाम्स में आपको जरूर देखने को मिलेगा उपभाषाएं और बोलियों से, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। अगला 7वां प्रश्न काफी सरल प्रश्न है यार, कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो आप देखिए, सबसे पहले बात आती है स्वर, आप लोगों ने पढ़े होंगे स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये तो बच्चे बच्चे को ही पता रहता है नॉर्मली। फिर भी अगर आपको नहीं है तो स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या आप ऐसा भी कह सकते हैं स्वर वे वर्ण होते हैं जो कि बिना व्यंजनों की सहायता से बोले जा सकते हैं, या बिना किसी अवरोध या भाषा के जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में हो सकता है, वह हमारे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब स्वरों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हिंदी में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या मानी जाती है दोस्तों कितनी? 11, ठीक है। 11 मानी जाती है।
होती है, और उच्चारण के आधार पर भी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 ही होती है, ठीक है। और लेखन के आधार पर स्वर पूछे जाएगा तो लेखन के आधार पर स्वर होते हैं हमारे कौन से? 13। अब स्वर कौन कौन से? अ, आ, ई उ री ए ऐ ओ औ। ये क्या होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं, ठीक है, 11। और इसी में अंक और अह भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाते हैं? लेखन के आधार पर भी हमारे स्वरों के कितने प्रकार हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। अगर आपसे नॉर्मली एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? 11। लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं? 13। और एक और प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या दोस्तों क्या? 10, क्योंकि री को शुद्ध स्वर नहीं माना जाता है। तो शुद्ध स्वरों की संख्या पूछेगा तो शुद्ध स्वर में हमेशा आपको 10 करना है। और नॉर्मली प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अगर उच्चारण भी नहीं पूछ रहा है और लेखन भी नहीं पूछ रहा है तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या हो जाएगी क्या? 13। और अगर 13 ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप 11 को भी मार सकते हैं। इसमें से 11 दोस्तों हमारे स्वर होते हैं और 2 हमारे क्या होते हैं? आयोगवाह होते हैं। अंक और अह आयोगवाह होते हैं, अंक और अह, ये आपको पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। और नॉर्मली आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो लेखन के आधार पर स्वरों की भी कुल संख्या हमारी 13 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए री को स्वर मान, कुछ दोस्तों हमारे जो आधुनिक जो हमारे रचनाकार है या आधुनिक जो हमारे हिंदी के भाषाविद है ना, वो री को स्वर नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण में री हमारा स्वर था, लेकिन हिंदी में री के साथ में ई का उच्चारण आ जा रहा है, इस कारण ये क्या होगा? हमारा एक स्वर ना होके व्यंजन है या उसके बीच की एक कंडीशन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसी कारण कुछ हमारे जो आधुनिक भाषाविद हैं वो ये वाले आ, डॉक्टर वाले आ, यानी कि जैसे चंद्रबिंदु होता है ना, अर्ध चंद्रबिंदु, इसमें बिंदी वाला ना लगा के वाला, इसको भी क्या मानते हैं? वो स्वर मानते हैं, ग्रहित स्वर मानते हैं इसे, या आगत स्वर मानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा हमारा मूल स्वर नहीं है? अ, ई, उ, री। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक प्रश्न आपको ये याद रखना है कि क्या मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? एग्जाम में पूछा गया, 2017 के एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। कौन कौन सा दोस्तों? पहला होता है हमारा क्या? ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर। ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है क्या? दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर या फिर संधि स्वर। और तीसरा होता है दोस्तों हमारा क्या? प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर। यहीं से यह प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो अ, ई, री या ए। दोस्तों कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो इसमें से आपका ए क्या है? ऐ क्या है? मूल स्वर नहीं है। जबकि अ, ई और री क्या है? मूल स्वर है। आप सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि मूल स्वर होता क्या है, ठीक है। तो मूल स्वर को ही क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगता है या बहुत कम समय लगता है, वह हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? मूलतः हमारी मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। यानी कि जिनके उच्चारण में क्या होता है? एक मात्रा का समय लगता है। समझ गए होंगे आप। और इनकी हमेशा एक ही मात्रा गिनते हैं। ओ की मात्रा भी एक होती है, ई की मात्रा भी एक होती है, उ की भी एक होती है, री की भी एक होती है। तो कौन सा मूल स्वर नहीं है पूछा गया था? तो ए हमारा क्या है? मूल स्वर नहीं है। जबकि मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 होती है। इसी मूल स्वर को ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय या दीर्घ स्वर से दोगुना समय, मतलब लघु स्वर से या मूल स्वर से दोगुना समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर या संधि स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी दोस्तों? दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। देखिए अ, ई, उ, री को छोड़कर जितने भी हमारे 7 बचे वो सबके सब क्या हमारे दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर या फिर हम कह सकते हैं द्विमात्रिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी क्या हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और इनके हमेशा दोस्तों क्या? 2 मात्राएं गिनते हैं। ऐसे ही अगला होता है हमारा क्या? प्लुत स्वर। वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी बहुत अधिक समय लगता है, वो हमारे हो जाती है क्या? प्लुत स्वर। जैसे आपने पढ़ा होगा राम, हे राम, मां, ऐसे करके जो होते हैं ना, वो हमारे क्या होता है? प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर होते हैं, ठीक है। और अगर प्लुत स्वरों की भी संख्या पूछेगा तो प्लुत स्वरों की संख्या मानी जाती है दोस्तों क्या? 8 प्लुत स्वरों की संख्या मानी जाती है। कौन कौन से होते हैं? ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसे प्लुत स्वर क्यों कहा जाता है? देखिए ओ बोलिए, ओ, आ, अभी देखिए छोटी बोलिए, ई नहीं बोल पाएंगे आप ज्यादा लंबे समय तक। यानी कि ई बोलेंगे तो बहुत लंबा उच्चारण है, ऊ, ए, आई, ओ, औ, इस टाइप से। तो प्लुत स्वरों की संख्या भी हमारी 8 मानी जाती है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा मूल स्वर नहीं है? ऐ मूल स्वर नहीं है। और बाकी क्या क्या चीजें होती हैं इनके बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, ठीक है। और आयोग वहां कितने होते हैं दोस्तों? हमारे मूलतः 2 हमारे आयोग वहां होते हैं। कौन से? अंक और अह। अंक और
हमारे क्या होते हैं, मूलतः आयोगवार होते हैं। ठीक है, अब जो इसमें से अंक होता है ये क्या होता है दोस्तों, अनुस्वार होता है, और जो होता है ये क्या होता है, विसर्ग होता है। ये भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है कि टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो टिप्पण का उद्देश्य होता है दोस्तों क्या, मामलों को नियमानुसार निपटारा करना, यानी कि मामलों का निपटारा करना ही हमारा क्या होता है, टिप्पण कहलाता है। आप लोगों ने बहुत बार दोस्तों गवर्नमेंट में या ऑफिस वर्क में देखा होगा कि कोई भी लेटर गवर्नमेंट को भेजा जाता है तो अलग अलग स्टेप पे अलग अलग अधिकारियों के द्वारा उस लेटर में कुछ टिप्पणी की जाती है, यानी कि उस मामले को निपटाने के लिए। जैसे कोई पत्र आपने भेजा है तो उस पत्र के संदर्भ में एक दूसरा पत्र तैयार होता है। नीचे सबसे पहले जो क्लर्क लेवल का या जो लिपिक होगा वो उस पत्र को पढ़ेगा, उससे संबंध में अपनी टिप्पणी लिखेगा कि भाई इसके नियम कानून क्या है, क्या क्या ये चीज कहती है, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है, आज से पहले ऐसे पत्रों पर क्या निर्णय लिया गया है। सबसे पहले वो लिखता है, फिर उसके ऊपर वाला अधिकारी उसके ऊपर टिप्पणी लिखता है, फिर उसके ऊपर वाला अधिकारी टिप्पणी लिखता है। तो इस प्रकार से डिपार्टमेंट में टिप्पणी लिखते लिखते अपर अधिकारी तक ये जो डाटा होता है उसे भेजा जाता है। तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मामलों को नियमानुसार निपटाना, यानी कि मामलों का निपटारा करना ही हमारा टिप्पण का उद्देश्य होता है। और मुख्यतः दोस्तों कार्यालय में होने वाले लेखन रूप में सुझाव, संकेत, निर्देश व लिखे गए तथ्य या सूचनाओं को ही हमारा टिप्पणी कहा जाता है। और टिप्पण लेखन को मेनली दोस्तों टिप्पण कहते हैं। और विचाराधीन पत्र जो होते हैं उनमें टिप्पण किया जाता है, ताकि जो भी पत्र है जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग है उसका निपटारा जल्द से जल्द हो सके, यानी कि प्रोसेस में तेजी लाने के लिए दोस्तों टिप्पण किया जाता है। और टिप्पण का दोस्तों एक और फायदा होता है कि अलग अलग स्तर पर अधिकारी उसमें टिप्पण करते रहते हैं, नियम कानून क्या है उसके आधार पर, या जो फाइल्स हैं पुराने रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं उसके आधार पर टिप्पण किया जाता है, ताकि जो अपर अधिकारी है जिसको डिसीजन लेना है उसको उस डिसीजन में लेने में आसानी रहे। इस टाइप से आपका टिप्पण लिखता है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य बस क्या है, मामलों का नियमानुसार निपटारा करना है, यानी कि सॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और दोस्तों टिप्पण एक लोवेस्ट वर्ग यानी कि लिपिक से लेकर एक क्लर्क से लेकर के ऊपर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक क्या करते हैं, टिप्पण लिखते हैं मामलों के निपटारे करने हेतु। आप लोगों ने दोस्तों बहुत बार देखा होगा, आप किसी विभाग में जाते हैं, सपोज दैट आप बैंक में जाते हैं, आप एक ऑफिस में गए, आप एक किसी काउंटर पे गए, तो आपने उनको एक कोई एप्लीकेशन दी। सपोज दैट आपका एटीएम क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, आपने एटीएम रिन्यू करने के लिए उनको एप्लीकेशन दी। तो बहुत बार क्या होता है, आप एटीएम वाले के पास में गए, उसने क्या किया, आपका पत्र पढ़ा, उसने आपको नीचे ये कर दिया कि प्रेषित किया जाता है, इस टाइप से लिख दिया कि यहां पर भेजा जाता है, या आप काउंटर नंबर 8 पे जाइए, अपने सिग्नेचर करके वो देता है। फिर आप काउंटर 8 पे जाते हैं तो उस बंदे का रेफरेंस वो देख के उस टिप्पण के आधार पर वो क्या करता है, आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर देता है। तो यही क्या हमारा टिप्पण है, यानी कि मामलों को निपटाने के लिए। आप लोगों ने बहुत बार, आप बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते होंगे, तो क्या होता है, आप कोई लेटर लेके, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप एक अधिकारी के पास में जाते हैं, वो उसमें अपनी आख्या व्याख्या लिखता है, टिप्पण करता है। फिर आप दूसरे अधिकारी के पास में वो आपको भेज देता है, आप वहां पर जाते हैं, वो भी अपनी तरफ से चीजों को लिखता है, फिर आप उसे फाइनली जमा करा के आ जाते हैं। तो ये भी क्या है, टिप्पण है, ताकि मामलों का निपटारा हो सके और गवर्नमेंटली वो चीजें अप्रूव्ड हो जाती है। किसी भी चीज में अगर आप देखेंगे तो टिप्पण दोस्तों बहुत अनिवार्य होता है मामलों को निपटाने हेतु। ठीक है, बाकी इसका बहुत सारा फॉर्मेट है, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। या आप नॉर्मली ये भी कर सकते हैं कि मामलों को या सरकारी कार्यालयों में जो भी हमारे विचाराधीन पत्र होते हैं उनको जल्द से जल्द निपटाने हेतु टिप्पण लिखा जाता है। और दोस्तों प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या अन्य किसी मंत्री द्वारा जो भी टिप्पण लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, पिनट। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा लिखित टिप्पणी को क्या कहते हैं, पिनट कहते हैं। अच्छा प्रश्न है और सरल प्रश्न भी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः क्या है, वर्णात्मक, रो रेखात्मक, शून्यात्मक या फिर रोमन। तो वर्णात्मक लिपि अधिकतर दोस्तों क्या हमारी वर्णात्मक है। ठीक है, वैसे दोस्तों जो हमारी देवनागरी लिपि है इसे वर्णात्मक या फिर अक्षरात्मक दोनों ही आप कह सकते हैं। ठीक है, वर्णात्मक या अक्षरात्मक दोनों ही होती है। वैसे नॉर्मली देवनागरी लिपि को अधिकांशतः अक्षरात्मक कहा जाता है, लेकिन वर्णात्मक भी आप इसके साथ में नोट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको याद है आर्टिकल 343, हिंदी हमारी राजभाषा होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हमारी राजभाषा के बारे में बताया गया है, और उसी के तहत आर्टिकल 343 ए या क में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी दोस्तों, देवनागरी लिपि होगी। 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा और लिपि को देवनागरी के रूप में अपनाया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को क्या बनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और देवनागरी हमारी जो लिपि है वह किस प्रकार की लिपि है, वह अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि दोस्तों जिस भी लिपि में लिखा गया ना, ये देवनागरी है, यानी कि बाएं से दाएं जो लिपि लिखी जाती है वह देवनागरी होती है। जो लिपि हम लिखते हैं दोस्तों, हम लोग जो कॉपी में लिखते हैं वो भी क्या हमारी देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, और संस्कृत भाषा की एकमात्र लिपि भी हमारी
हमारी कौन सी है, देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, देवों की लिपि नाम से भी इस देवनागरी लिपि को जाना जाता है, जो कि वर्णनात्मक या अक्षरात्मक है। देखिए दोस्तों, अक्षरात्मक इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप इसे अक्षरों के माध्यम से लिखते हैं। जैसे आपने कमल लिखना है, क म लो, ये क्या होगा, अक्षरात्मक। अब मेनली लिपि क्या होती है कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए दोस्तों कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया, वही हमारी क्या होती है, लिपि होती है। अलग अलग भाषाओं की दोस्तों हमारी अलग अलग लिपि होती है। आप हिंदी लिखते हैं अलग भाषा में लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं अलग भाषा में लिखते हैं, चीनी, उर्दू कुछ भी लिखते हैं तो अलग अलग भाषाओं में लिखते हैं। तो हर भाषा के जो मौखिक ध्वनियां हैं उसके लिए अलग अलग लिपि चिन्ह बनाए जाते हैं या अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लिपि कहते हैं। और हिंदी के लिए हमने जिस लिपि का विकास किया है वह है दोस्तों हमारी क्या, देवनागरी लिपि। आज हम अ को अ क्यों लिख रहे हैं, क को क क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या चिन्ह है, हमारे मुंह से ध्वनि निकली तो इसके हमने क्या बना दिए, चिन्ह बना दिए। अगर दोस्तों, अगर सपोज पहले के भाषा विदुर ना अगर ई के लिए ये वाला ई ना बना के ऐसे वाला ए बनाया जाता ना, तो आज हम इसी को ई पढ़ते। तो ये क्या है, चिन्ह थे, बस चिन्ह हमने याद किए, बचपन से हम पढ़ते हैं तो हमें चिन्ह ऐसे याद हो जाते हैं कि हम उस पे उसके आधार पर फिर आसानी से संवाद भी कर सकते हैं। तो चलिए देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आर्टिकल 343 ए के तहत इसे हमारा लिपि या देव लिपि मतलब राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित, भारत की लिपि देवनागरी को घोषित किया गया था। ठीक है, अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर को लिखी जाती है। संस्कृत भाषा की एकमात्र लिपि भी हमारी देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवनागरी लिपि की आदि जननी किसको कहा जाता है, तो देवनागरी लिपि की आदि जननी दोस्तों क्या, ब्राह्मी लिपि। कौन सी है, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ऐसा माना जाता है। और ब्राह्मी लिपि के पार्ट पूछा जाएगा तो ब्राह्मी के अंतर्गत भी उत्तर ब्राह्मी लिपि से हमारा देवनागरी लिपि का विकास हुआ है या देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई है। इसी कारण देवनागरी लिपि की आदि जननी किसको कहा जाता है, ब्राह्मी लिपि या उत्तर ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। यही दूसरा प्रश्न हमारा देवनागरी लिपि से बनता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है, तो कुटिला लिपि से विकास माना जाता है। देखिए दो प्रश्न है दोस्तों, अगर पूछा जाएगा देवनागरी लिपि की आदि जननी या देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो ब्राह्मी लिपि या उत्तर ब्राह्मी लिपि से हुई है। और देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ है दोस्तों, तो कुटिल लिपि से हुआ है। जिस प्रकार हिंदी की हमारी आदि जननी क्या है दोस्तों, संस्कृत है, और हिंदी का विकास किससे माना जाता है, अप्रभ्रंश से माना जाता है। उसी प्रकार से आप यहां पर भी याद रख सकते हैं। और देवनागरी लिपि से एक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण हमें कहां से मिला है, तो गुजरात के शासक जय भट्ट के शिलालेख से हमें क्या मिला है, देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण मिला है। और यह प्रश्न भी यूके SSC के द्वारा पूछा जा चुका है, गुजरात के शासक जय भट्ट के शिलालेख से हमें मिला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णात्मक या फिर अक्षरात्मक भी आप इसको कह सकते हैं। और दोस्तों जो हमारी रोमन लिपि होती है, अंग्रेजी लिपि, वो भी क्या होती है, वर्णात्मक रूप में ही होती है। अगला 10वां और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों या स्वैच्छिक संस्थाओं और व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक, सरकारी पत्र या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं परिपत्र। तो इसमें से प्रश्न पूछा गया है कि जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य स्वायत्त संस्थाओं और व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं क्या दोस्तों, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र यानी कि दोस्तों इसी को हम कार्यालयी पत्र या प्रशासनिक पत्र या फिर हम कह सकते हैं सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्र या प्रशासनिक पत्र भी कहते हैं, सरकारी पत्र को ही। ठीक है, और सरकारी पत्र क्या होता है दोस्तों, हमारा क्या होता है, एक प्रकार का औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र दोस्तों ऐसे पत्र होते हैं जो कि आप ऐसे लोगों को लिखते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं या जो आपके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। सभी प्रकार के गवर्नमेंट के संबंधित जो भी पत्र होते हैं या सरकार के कामकाज से संबंधित जो पत्र होते हैं ना, वह दोस्तों हमारे होते हैं क्या, सरकारी पत्र। यानी कि सरकार के द्वारा अगर कोई भी पत्र निर्गत किया जाता है, सरकार के एक विभाग से किसी दूसरे विभाग को कोई पत्र भेजा जाता है, राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को या फिर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जो पत्र लिखे जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा अपने अधीनस्थ जो विभाग है उनको जो पत्र लिखा जाता है, राज्य सरकार के द्वारा किसी पर्सनल व्यक्ति को कोई पत्र लिखा जाता है या सरकार के द्वारा किसी पर्सनल कंपनी को कोई पत्र लिखा जाता है, वो सारे पत्र दोस्तों हमारे सरकारी पत्र की श्रेणी में ही आते हैं। वही यहां पर दिया गया है। मेनली आपको याद रखना है कि सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र क्या होते हैं, हमारे सरकारी पत्र होता है। यानी कि सरकार के द्वारा कोई भी पत्र किसी को भी भेजा जाता है, किसी भी विभाग को भेजा जाता है, किसी भी व्यक्ति को भेजा जाता है, किसी भी स्वायत्तशासी संस्था को भेजा जाता है, विदेश सरकारों को भेजा जाता है, भारत सरकार या केंद्र सरकार को भेजा जाता है या केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को पत्र भेजा जाता है, तो वह सभी हमारे क्या होते हैं, सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी को कार्यालयी पत्र, शासकीय पत्र या प्रशासनिक पत्र भी कहा जाता है। और सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र हमारे सरकारी पत्र होते हैं। और यह एक प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, औपचारिक पत्र होता है क्या, सरकारी पत्र। ठीक है, और डेफिनेशन अब आप पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाएगा। जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों या स्वैच्छशासी संस्थाओं या अन्य व्यक्तियों को लिखा जाता है उसी को सरकारी पत्र कहते हैं। यानी कि सरकार के द्वारा
अदर सरकारी विभागों को भी लिखा जा सकता है, उसके अधीनस्थ विभागों को भी लिखा जा सकता है, विदेश सरकारों को भी लिखा जाता है। जैसे भारत सरकार चीन की सरकार से कोई पत्र लिखती है तो वो भी क्या होगा, हमारा सरकारी पत्र होगा। अगर भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को जो पत्र लिखा जाता है वो भी क्या होगा, हमारा सरकारी पत्र होगा। राज्य सरकार, जैसे हमारे कैबिनेट में कोई बैठक हुई तो कैबिनेट के बैठक के बाद में जो सचिवालय से जो पत्र निर्गत करके दूसरे स्थानों तक या दूसरे जनपदों तक पहुंचाया जाता है वो भी क्या होता है, हमारा सरकारी पत्र ही होता है। तो आप समझ गए होंगे, सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र होता है। और मुख्यतः कौन सी शैली में लिखा जाता है, तो अन्य पुरुष शैली में इसे लिखा जाता है। कौन सी शैली में दोस्तों, अन्य पुरुष शैली, यानी कि वह वे करके इसे लिखा जाता है। हमेशा आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब अगला क्या होता है, हमारा अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र भी दोस्तों हमारा क्या होता है, सरकारी पत्र का ही एक प्रकार होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक प्रकार का अनौपचारिक पत्र होता है। वैसे दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग भी सरकारी कार्यकाजों के निपटारे हेतु ही किया जाता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है ना, कि एक अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर जब दूसरे अधिकारी को कोई पत्र लिखता है, कोई भी मामला निपटाने के लिए पत्र लिखता है, उसको हम बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। कभी इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। अगला होता है क्या हमारा दोस्तों, अनुस्मारक। अनुस्मारक को क्या बोलते हैं, स्मरण पत्र भी बोलते हैं। यानी कि सपोज दैट दोस्तों आपने किसी भी विभाग में कोई पत्र लिखा, आपने कहा कि ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको आप सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो अगर विभाग की तरफ से उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद में उसमें अनुस्मारक लिखा जाता है या स्मरण पत्र लिखा जाता है। और अगला क्या होता है दोस्तों, परिपत्र, ठीक है। परिपत्र में क्या होता है कि एक साथ इसमें अनेक जो विभाग होते हैं उनको या अनेक मंत्रालयों को जो पत्र लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, परिपत्र। जैसे सपोज गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर निकाला, कोविड-19 की गाइडलाइन निकाली, ठीक है। तो कोविड-19 में जैसे उसने कहा कि शनिवार और रविवार को क्या होगा कि पूरा हमारा उत्तराखंड बंद रहेगा, पूरी तरीके से सारी दुकानें बंद रहेंगी। तो फिर इस जो कोविड-19 की गाइडलाइन है, इसे जब बहुत सारे मंत्रालयों में या बहुत सारे डिपार्टमेंटों में एक साथ भेजा जाता है तो इसी को बोलते हैं हम क्या, परिपत्र, ठीक है। जैसे कि वहां से गाइडलाइन आई सचिवालय से तो सभी विभाग को भेज दी, सरकार स्कूल में भी भेज दिया भाई, आपका मार्केट में भी भेज दी, आपके ऑफिसों में भी भेज दी, ब्लॉक में भेज दिया, तहसीलों में भेज दिया, हर स्तर पर हर विभाग में इसको भेज दिया, इस गाइडलाइन को पुलिस प्रशासन को भेज दिया। तो यही क्या हमारा परिपत्र होता है। और मुख्यतः दोस्तों जो ये अनुस्मारक हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया और ये परिपत्र हो गया ना, यह प्रकार सरकारी पत्र के ही होते हैं। सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र ही हमारे सरकारी पत्र कहलाते हैं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही करते हैं। काफी डिटेल्स में हमने बात कर ली है इस सीरीज के बारे में, और ये सीरीज आगे चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इसके आगे के पार्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों तो फिर ये सीरीज मुझे यहीं पर रोकनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और वीडियो अगर पसंद आती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।